रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट दस्तावेज। किसी भी राज्य के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बजट की जो भूमिका होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और प्रत्येक हर कार्यपालिका राजकीय कार्यों को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष हर वर्ष में यानी कि जो उनके एक्सपेंडिचर हैं, जो इनकम है, उनका एक तरह से विवरण देखने के लिए उनका कितनी उनकी इनकम है, कितना खर्चा हुआ है, कितना लाभ हुआ है, उसको मापने के लिए, देखने के लिए बजट के रूप में बजट दस्तावेज को तैयार किया जाता है। और बजट जो शब्द है ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये एक फ्रांसीसी शब्द है, ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बजट मीनिंग लेदर बैग। आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। ये जो बजट शब्द है, जो फ्रेंच शब्द है, फ्रांसीसी फ्रांस का जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में हुई, फ्रांसीसी शब्द है। और इसको जो मीनिंग है इसका वो एक लेदर बैग से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इस शब्द को सबसे पहले 1733 में 1733 में इंग्लैंड की संसद में इसे एक व्यंग के रूप में बोला गया था। जो ये आज बजट शब्द है जो विश्व भर में प्रचलित हो गया है, इसे सबसे पहले 1733 में व्यंग के रूप में इसे इंग्लैंड की संसद में बोला गया था। उस समय के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में संसद में जब प्रस्तुत की थी, संसद में जब उसको लाया गया था, तो एक सदस्य ने कहा कि व्यंग्य रूप में कहा कि वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात चमड़े का थैला खोला है। तो ये फ्रांसीसी शब्द बजट, जिसका अर्थ होता है लेदर बैग यानी चमड़े का थैला, इसे सबसे पहले 1733 में इंग्लैंड की संसद में व्यंग्य स्वरूप में बोला गया। जब वहां के वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करते हैं तो एक सदस्य कहता है कि वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात चमड़े का थैला खोला है। Bag used by President Chancellor to keep his paper to be presented to the Parliament। जैसे कि हमने कहा कि ब्रिटिश में इंग्लैंड की संसद में इसे वित्त मंत्री के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इस शब्द को। और ब्रिटिश चांसलर जिसमें पार्लियामेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए अपने पेपर्स को वो इस बैग में रखते थे। डेफिनेशन ऑफ बजट, बजट की कुछ परिभाषाएं हैं। An estimation of the revenue and expenses over a specified future period of time। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू,
जितने खर्चे हुए हैं, कर हुए हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, उन सब का एक एस्टिमेट विवरण तैयार करना एक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, भविष्य की समय गतिविधियों को देखते हुए उनमें उसका एक विवरण प्रस्तुत करना, वो बजट कहलाता है। बजट सरकार के आय व्यय का अनुमान ही सिर्फ नहीं है, बल्कि हम इसे एक रिपोर्ट के तौर पर, एक प्रतिवेदन के तौर पर, एक अनुमान के रूप में, एक प्रस्ताव के रूप में देख सकते हैं। यह एक ऐसा लेखा पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सामने आती है और पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की वित्तीय जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको एक रिपोर्ट के जरिए प्रस्तुत करती है। इस तरह से विलोबी जो हैं इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, जो बजट को डिफाइन करते हैं, बजट को अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार बजट सरकार के आय व्यय का अनुमान मात्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिवेदन है, एक रिपोर्ट है, एक अनुमान है और एक प्रस्ताव है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके अनुसार यह एक लेखा पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है, व्यवस्थापिका के सामने आती है और विस्तार से जो अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की जो वित्तीय स्थितियां हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उनको एक रिपोर्ट के जरिए अथवा प्रतिवेदन के जरिए प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद दूसरे जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, रेमो स्ट्रॉम। अकॉर्डिंग टू रेमोस्ट्रॉन्स, बजट एक ऐसा परिपत्र है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। यानी कि जो पब्लिक कर है, पब्लिक सार्वजनिक राजस्व जिसे कहते हैं, और जो एक्सपेंडिचर हैं, उनकी शुरुआती में जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं, उनको बजट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट इन सब का निचोड़ है। A budget can be made for a person, family, group of people, government, country, multinational organization, or just about anything else that make and spend money. बजट एक व्यक्ति का, परिवार का, सदस्यों के समूह का, सरकार का, देश का, कंट्री का, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इनके द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें अपनी समय समय पर अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की गतिविधियों का, उनके आय का, उनके व्यय का, इनकम एक्सपेंडिचर का समय समय पर विवरण प्रस्तुत करना होता है। एक बजट इसलिए भविष्य की खर्चों को और व्यय को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बजट जो है एक तुलनात्मक व्यवस्था हम कह सकते हैं, जिसमें एक ओर तो धन जो आ रहा है, धन के आगमन की व्यवस्था की जाती है, और दूसरी ओर हम विभिन्न जो बहुत सारे हमारे धन का जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर जहाँ हो रहा है, जो खर्चे हैं, उसका भी आकलन किया जाता है। तो व्यय का, इनकम और एक्सपेंडिचर का ये एक तुलनात्मक व्यवस्था है। बजट का अर्थ सरकार को
सीमित रूप में न देखकर इसे इतिहास की पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान को व्यवस्थित करते हुए भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि बजट अतीत का, वर्तमान का और भविष्य की जो इनकम और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखता है, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर इसको तैयार किया जाता है, जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये भविष्य की गतिविधियों को निर्धारित करता है। What is the यूनियन बजट? बजट क्या है? संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं तो अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अनुसार द यूनियन बजट ऑफ ए ईयर also referred to as the annual financial statement is a statement of the government for that particular year. अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग जो यूनियन बजट है एक वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है और इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में भी संबोधित करते हैं। इज ए स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, जो कि एक विशेष जो ईयर है उसके लिए, आगामी वर्ष के लिए वो तैयार किया जाता है। अगर हम देखें तो वैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत बजट शब्द का यूज कहीं भी नहीं किया है। बस ये लिखा हुआ है कि बजट आगामी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत सरकार के जो प्राप्तियां हैं, जो इनकम है और खर्चे हैं, उनका विवरण प्रस्तुत होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर और 31 मार्च तक होता है। यानी कि बजट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है आर्टिकल 112 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति फाइनेंशियल ईयर के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे और इसमें उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत सरकार के जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। और बजट में हम देख सकते हैं कि और भी कुछ चीजें शामिल की जाती हैं, जिसमें कि राजस्व एवं पूंजी की जो प्राप्ति हुई है उनका विवरण दिया जाता है और राजस्व बढ़ाने के यानी कर बढ़ाने के उपाय एवं साधन। तीसरा, खर्च का अनुमान। चौथा, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। और आने वाले साल के लिए, आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति, कर व्यवस्था तथा खर्च की योजना और नई परियोजनाएं। यानी कि बजट के साथ साथ जो कर हैं और पूंजी की प्राप्ति, उनके बारे में इस बजट में उल्लेख किया जाता है। राजस्व को बढ़ाने के उपाय के बारे में चर्चा की जाती है और जो आने वाले साल के लिए, आगामी वर्ष के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल नीतियां जो हैं, कर व्यवस्था और खर्च की योजना की परियोजनाओं को ध्यान में रखा जाता है। ये बजट में बजट के द्वारा इन सभी को पेश किया जाता है।
It is presented each year on the last working day It is presented each year on the last working day of February by the Finance Minister of India in Parliament. संसद में भारत के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम दिन में इसे पेश किया जाता है। मैम प्लीज नोट्स भेज दो। मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को क्लास के जो अंतिम 10 मिनट बचते हैं उसमें सुनूंगी, ठीक है? Yes, the budget speech of the finance minister is usually divided into two parts. बजट का जो संबोधन होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, जब वो दो भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इस प्रकार से भारत एक संघीय व्यवस्था यानी यूनियन सिस्टम को दर्शाता है और इसी कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग बजट का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो केंद्र में भी बजट को दो भागों में बांटा जाता है, यानी एक डील विद द जनरल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द कंट्री, एक जो है देश के आर्थिक स्थिति से संबंधित होता है, और दूसरा रिलेट्स टू टैक्सेशन प्रपोजल, दूसरा जो है वो टैक्स के प्रस्तावों से संबंधित होता है। The Union Budget of Independent India was presented by R.K. Shanmugam Chetty on the November 26, 1947। तो स्वतंत्र भारत का यूनियन बजट जब तैयार किया गया था तो उसको पेश करने वाले 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा वो बजट पेश किया गया था। तो हमने दो तरह के बजट देखे, एक हम कह सकते हैं सामान्य बजट और जिसे इकोनॉमिक से रिलेटेड, और दूसरा टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। और इसके साथ ही दो तरह के बजट होते हैं जिसमें सामान्य बजट और या फिर जिसे हम कह सकते हैं रेलवे बजट। तो रेलवे बजट 1921 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, और इसका कारण यही था कि रेलवे एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है, एक इतना बड़ा उद्यम है कि इसे अलग करने से रेलवे आसानी से अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को लागू कर सके और अपने लाभ का, अपने बेनिफिट्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग है वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए प्रयोग में ला सके। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, करंटली जो सरकार है, उसने रेलवे बजट की
अलग व्यवस्था को समाप्त कर दिया और सामान्य बजट का ही एक भाग बना दिया। तो रेलवे बजट अब सामान्य बजट का ही एक भाग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग, यानी बजट की जो विशेषताएं हैं। should be flexible, बजट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बजट की जो नियमितता है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष जहां तक हो सके बजट के अनुमान एक निश्चित समय की अवधि के दौरान लगा देना चाहिए और सभी विभागों के जो अनुमान हैं उनको एकीकृत स्वरूप में उनको एक कर कर राजनीतिक कार्यपालिका यानी कार्यपालिका के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक जो की बजट की जो मुख्य विशेषता है वो है बजट को हमेशा फ्लेक्सिबल मोड में तैयार किया जाना चाहिए। should be synthesis of past, present and future। बजट की स्पष्टता को हम इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। बजट को अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की गतिविधियों के लिए उनका आय का, व्यय का विवरण करने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए बजट भविष्य की मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए तो आवाज भी आएगी। बजट की जो पहली विशेषता थी उसमें हमने देखा कि बजट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसकी नियमितता होनी चाहिए और बजट को क्योंकि हम आगामी वर्ष के लिए उनकी आय का, व्यय का निर्धारण करने के लिए बनाते हैं, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो एक जुड़ाव है वो उसमें होना चाहिए। और तीसरी जो विशेषता है should be product of joint venture and cooperation of executive head at the different level of management। यानी कि प्रबंधन के जो विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा एक सहयोग से उस बजट को तैयार किया जाना चाहिए। बजट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अर्थात उसमें लोचशीलता उसकी होनी चाहिए और बजट केवल अनुमानित होता है, वह उसके अनुमानों में संशोधन की संभावना भी बनी होती है। बजट को हम क्योंकि आगामी वर्ष जो पिछले वर्ष की इनकम हुई और उसके एक्सपेंडिचर जो खर्चे हुए उसकी एक तुलना करके हम आगामी वर्ष के लिए बजट को तैयार करते हैं, बजट को प्रस्तुत करते हैं और इसीलिए बजट जो है एक अनुमानित होता है, अनुमान के तौर पर उसको तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें संशोधन की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि एक एक पैसे का हिसाब देना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए बजट अनुमानित ही होता है। should be in the form of statistical standard laid down in the specific numerical term। बजट को क्योंकि स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड में नगद अवधि के तौर पर ही तैयार किया जाता है। मैम स्लाइड शो नहीं हो रहे हैं।
स्लाइड में कुछ नहीं दिख रहा है अभी? नो अभी मैम, नो मैम। अभी दिखा? यस मैम, दिख गया। थैंक यू। बजट क्योंकि नगद आधार है, बजट एक वर्ष के अंतर्गत नगद रूप में प्राप्त होने वाली आमदनी और किए गए खर्चे के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले वर्ष में होने वाले संभावना के तौर पर जो आय हैं, जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर हैं, को वर्तमान वित्तीय वर्ष के रूप में बजट को सम्मिलित कर दिया जाए। मतलब कि हमें वर्तमान को देखते हुए हम आगे की योजना बनाते हैं, सिर्फ वर्तमान के अकॉर्डिंग हम उसी को ही ऐसे पेश नहीं किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग यानी बजट का महत्व। नीडेड फॉर प्लानिंग फ्यूचर course of action and control over all activities in the organization। तो बजट के महत्व को हम देख सकते हैं कि बजट का महत्व संगठन की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए और उनकी कार्यों को, गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए भविष्य की योजनाओं की ज़रूरतों के आधार पर बजट को तैयार किया जाता है। Facilities coordinating operation of various departments and sectors। विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटिंग की व्यवस्था के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग की व्यवस्था के द्वारा इस बजट को तैयार किया जाता है। Help to weigh values and make decision when necessary। ये जो बजट है, क्योंकि इसको आगामी वित्तीय वर्ष के लिए फाइनेंशियल पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, तो ये इस बजट के माध्यम से इसकी जो एक महत्वपूर्ण हम इसको मान सकते हैं कि जब ज़रूरत होती है इस बजट के माध्यम से हम डिसीज़न लेने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन का पता होता है कि हमारे खर्चे किस हिसाब से हैं और उन पर जो आय है, उनका जो इनकम है, वो किस अकॉर्डिंग हमारी है। इसलिए हमें डिसीज़न लेने में भी बहुत सहायता मिलती है। प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। बजट के कुछ सिद्धांत हैं, उन्हें भी हमें देखना चाहिए, उनका भी अध्ययन। मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, अभी दिख रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू। प्रिंसिपल ऑफ बजट यानी जो बजट के सिद्धांत हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। और जैसे कि शुड प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय फोकसिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी आप लोग जानते हैं कि बजट का जो विवरण है वो आगामी वित्तीय वर्ष को देखते हुए इनकम को और उनके एक्सपेंडिचर्स को, खर्चे का हिसाब लगाते हुए बजट को तैयार किया जाता है। बजट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन पर जोर देता है। फाइनेंशियल यानी वित्त से रिलेटेड जो संबंधित, उससे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उन पे वो फोकस करता है और एक संगठन की रिक्वायरमेंट को
रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकताओं पर बल देने की कोशिश करता है। Should focus on the objectives and policies for the organization. बजट संगठन में जो बनाई गई नीतियां हैं, संगठन के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ कैसे होगा, जब हमारे पास बजट होगा, जब हमारे पास इनकम होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बजट संगठन की नीतियों को, संगठन के लक्ष्य को, उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। उद्देश्य, लक्ष्य भी बजट के द्वारा प्रभावित होते हैं। Thirdly, should ensure the most effective use of financial and non-financial resources. जो वित्तीय संसाधन हैं और गैर वित्तीय संसाधन हैं, उनमें भी बजट के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा सबसे प्रभावकारी प्रयोग होगा, या बजट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए ये डिसीजन लेने में हमें सबसे लाभ होता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हमें ये डिसीजन अभी लेना है या नहीं लेना है, हमारे पास हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। तो ऐसे डिसीजन लेने में भी, ऐसे प्रभावकारी प्रयोग करने में भी हमारी जो बजट है वो हमें सहायता करता है। Program activities should be planned in advance. इसी तरह से कार्यक्रमों की जो गतिविधियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो पहले से ही बजट के द्वारा बना ली जाती हैं, उन्हें पहले से ही विकसित कर दिया जाता है। Require consistent delegation for framing and executive budget. कार्यपालिका के क्योंकि हमने कहा था कि कार्यपालिका के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया जाता है, एक तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में ये डेलीगेशन का काम करता है। Should include coordinating effort of various departments, establish a frame of reference for managerial decisions. Should include coordinating efforts of various departments, establishing a frame of reference for managerial decision and evaluate managerial performance. प्रबंधकीय परफॉर्मेंस को, प्रबंधकीय कार्यों को इवैल्यूएट करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए, मापने के लिए, और मैनेजरियल डिसीजन यानी प्रबंधकीय जो निर्णय हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनसे संबंधित विभिन्न विभागों में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में यह एक सहयोगी प्रयास माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रबंधकीय जो निर्णय है और प्रबंधकीय जो परफॉर्मेंस है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस है, मैनेजरियल डिसीजन है, उनको लेने में
बजट के द्वारा सहायता मिलती है। बजट के द्वारा हम इजीली अपने किसी भी संगठन के डिसीजन लेने में और उनकी कार्यक्षमता का आकलन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि require on adequate check and balance against adoption of too high and too low estimate। बजट में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से बनाया जाता है। हम इसमें लाभ को भी और हमारे जो खर्चे हैं उनको भी देखते हैं, इनकम का और इसके साथ ही व्यय का, एक्सपेंडिचर का हमें देखना होता है। और इसके लिए जो चेक एंड बैलेंस यानी कि एक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही उसका लो एस्टिमेट होना चाहिए। इस प्रकार से मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू नेचर ऑफ बिजनेस, सर्विस एंड टू द टाइप ऑफ बजट। बिजनेस में, सर्विस में इनकी जो प्रकृति है बजट में वो उचित होनी चाहिए। prepared under the direction and supervision of administrator or financial officer। इस बजट को, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारत में भी वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह की अंतिम तारीख को इसे प्रस्तुत किया जाता है और ये हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो जो बजट तैयार किया जाता है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर और किसी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें तो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है, या उनके पर्यवेक्षण में, उनके दिशा निर्देश में रहकर वो तैयार किया जाता है। To be prepared and interpreted throughout the organization। सभी प्रकार के संगठनों में बजट की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए क्योंकि ये आय का, व्यय का, इन सभी गतिविधियों का निर्धारण करने में सहायता करता है। संगठन में सभी प्रकार की गतिविधियों को इस प्रकार बजट के माध्यम से तैयार किया जाता है और उन्हें उसी प्रकार इंटरप्रेटेड किया जाता है, क्योंकि बजट से एक अनुमान हमारा लग जाता है कि हमें संगठन की गतिविधियों को किस ओर लेकर जाना है। Require review of performance of previous year and advocacy both quantitatively and qualitatively। बजट के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमारा पिछला वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो हमारा कार्यशैली रही, उसकी समीक्षा करने में, उस वर्ष का प्रीवियस ईयर उसकी समीक्षा करने में, उसका रिव्यू करने में हमें बजट हेल्प करता है। एंड हम देखें तो गुणात्मक रूप से भी और मात्रात्मक रूप से भी
बजट हमारी प्रीवियस ईयर की गतिविधियों का आकलन करने में हमारी सहायता करता है। Provision should be made for flexibility. बजट की जो नियमितता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष हर वर्ष बजट के अनुमान एक निश्चित समय अवधि के दौरान लगा दिए जाते हैं और सभी विभागों के अनुमान को एक करके उसको जो कार्यपालिका है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एकता और व्यापकता, यानी कि बजट में जो दर्शाए गए सभी इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण होता है, सभी आय और व्यय का जो विवरण होता है, उन्हें एकीकृत रूप से वर्णित किया जाता है और उनमें पूर्ण जो सभी कार्यक्रमों हैं, जो सभी राजकोषीय जिन्हें फाइनेंशियल हम कार्य कहेंगे, उनका एक तरह से सारांश प्रस्तुत किया जाता है। बजट की प्रकृति और प्रावधानों की स्पष्टता होनी आवश्यक है। बजट का जो प्रत्येक भाग है उसमें वर्णित हुए, उनमें परिभाषित किए सभी उसके भाग परिभाषित होने चाहिए, और क्योंकि उलझाव किसी तरह का भी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आगामी वर्ष के लिए किसी तरह की उलझन पैदा ना करे, इसलिए बजट के प्रावधानों में स्पष्टता का होना भी आवश्यक है। चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था होना आवश्यक है। बजट के प्रावधानों के अंतर्गत बजट का संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि संतुलित बजट से ही हम समझ सकते हैं, संतुलित बजट का ही तात्पर्य यह होगा कि हम अनुमानित व्यय और अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी आय से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक्सपेंडिचर से अधिक होने पर उसे अतिरिक्त बजट का नाम दिया जाता है। यदि हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा होते हैं, हमारे जो व्यय है वो हमारे इनकम से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसे अतिरिक्त बजट का नाम देते हैं। जबकि आय से अधिक होने पर यदि हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे आय व्यय कम है तो हम उसे अतिरिक्त बजट का नाम देते हैं, और यदि आय से अधिक व्यय है, यदि इनकम कम है और व्यय ज़्यादा है, तो उसको हम घाटे का बजट कहते हैं, तो वो घाटे का बजट कहलाता है। इसलिए हमारे पास दो प्रकार के बजट हम देख सकते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है और व्यय कम है तो उसको कहेंगे अतिरिक्त बजट, और जिसमें आय कम है और व्यय अधिक है तो उसको कहेंगे घाटे का बजट। भारत में विकास कार्यक्रमों, व्यापारिक मंदी में हम जो निरंतर घाटे हो रहे हैं उनका बजट प्रस्तुत हो रहा है, जो एक सीमा तक आवश्यक भी माना जा रहा है। और क्योंकि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण इसी तरह से किया जाता है। बजट की लेखा अवधि को हम देख सकते हैं कि बजट मैनुअल के नियमों का पालन होना चाहिए, ताकि उपयुक्त जो प्रिंसिपल हैं उसको भी व्यवहारिक, यानी हर एक मनुष्य की, क्योंकि उसको ह्यूमन तौर पर तैयार किया जाता है, तो मैनुअली वो सभी व्यक्तियों के उसको नियमों का पालन करना होना चाहिए। बजट को उसमें एक प्रचार की व्यवस्था भी है कि बजट का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। बजट को
पेश करने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि बजट को पेश करने के बाद न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में उसको किस तरह से उसका प्रचार और प्रसार किया जाता है। बजट का जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव है, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ बजट, तो बजट का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हम देखते हैं, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। हम अपने सभी उसमें भी देखते हैं, घरों में भी देख सकते हैं कि बजट में कुछ चीज़ अगर महंगी होती है तो वो हमारे घर में चीज़ों को बहुत प्रभावित करती है। वर्तमान में जो बजट है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। एक समय था जब सरकार के कार्य सीमित होते थे और बजट का इतना महत्व नहीं होता था, लेकिन आज के समय में बजट का, वर्तमान समय में हम अपने में ही महत्व को देख सकते हैं। पहले व्यवस्था में बजट के द्वारा नियम और नियमित व्यय निश्चित होते थे और इसके जो प्रिंसिपल होते थे, उसके जो सिद्धांत होते थे, केवल दो ही होते थे। हम दो को ही मानकर चलते थे कि जनता के ऊपर कर भार कम से कम लगाया जाना चाहिए, यानी कि जनता के ऊपर जो टैक्स है वो कम लगाया जाना चाहिए। ये हम बजट में पहले व्यवस्था में देख सकते थे। और सरकारी व्यय में कमी हो, यानी कि सरकारी जो एक्सपेंडिचर हैं, सरकारी जो खर्चे हैं, उनमें कमी हो। पहला, एक तो जनता के ऊपर कम से कम टैक्स लगाना चाहिए और दूसरा सरकारी व्यय में कमी हो। इसी में सरकार की दक्षता, इसी में सरकार की कार्य क्षमता मानी जाती थी। आज सरकार के कार्यों में, सरकार के कार्य क्षेत्र में एक्सपैंड हो गए हैं, सरकार के कार्य क्षेत्र में विस्तृतता आई है और समय के साथ साथ कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। जो स्टेट है वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने लगा है। स्टेट फैसिलिटेटर, स्टेट अब कल्याणकारी राज्य की भूमिका में सामने आया है। कल्याणकारी राज्य में केवल सरकार द्वारा, केवल राज्य द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों का ही निर्माण किया जाता है। केवल राज्य के द्वारा ही जो पॉलिसीज हैं उनका निर्माण किया जाता है और समाज के उपेक्षित वर्गों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजनागत तरीके से धन को खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी प्रगतिशील करों का प्रावधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी प्रगतिशील करों के प्रावधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे भी स्पेशल फोकस किया जाता है। जो हम कह रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य की भूमिका अब इम्पोर्टेंट हो गई है और राज्य फैसिलिटेटर के रूप में काम करने लगा है। भारत में 1991 के दशक से, 1990 के दशक से, जब हम कह सकते हैं कि जो एलपीजी का पीरियड आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पीरियड के बाद से सरकार द्वारा बाजार की भूमिका को स्वतंत्रता दी गई और फिर इस पीरियड में 1990s के दशक से हम कह सकते हैं कि अब मार्केट सिस्टम का उदय होने लगा है। सरकार, स्टेट की भूमिका कम हो गई और मार्केट की भूमिका, मार्केट का जो रोल है, मार्केट की जो इम्पोर्टेंस है वो अब बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जो पॉलिसीज हैं, जैसे एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, हेल्थ पर, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य
और पिछड़े वर्ग व ग्रामीण क्षेत्रों पे, जो रूरल क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनके विकास पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार की इन नीतियों के कार्यान्वयन में बजट एक महत्वपूर्ण साधक के रूप में, एक महत्वपूर्ण रूप में उभर कर आया है और उसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ बजटिंग, जैसे परफॉर्मेंस बजट है, जीरो बजटिंग है, उन सब का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मैम यस मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। अभी मैंने स्लाइड्स बंद कर दी हैं, इसलिए शो नहीं हो रही होंगी। बाकी डोमेस्टिक का कौन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरनेशनल के लिए सर मैं अपना इसके देखती हूँ, क्योंकि वो सरकार होता है, कभी कभी क्वेरी होती है तो देख लेती हूँ, तो कोई बात नहीं। यस आप बताएं, आपको कुछ पूछना है? डोमेस्टिक मैं करती हूँ निशी के, पर इंटरनेशनल में तो एक्चुअली मैं जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने एक्चुअली मैम आज तो नोट्स आप बोल भी पा रहे हैं। एक एक करके बताएं और अपना माइक अभी बंद रखें। जिसको बोलना है, जिसको कुछ पूछना है, हाँ वो अपना माइक ऑन करें। मैम नोट्स भेज दो। किस चीज के नोट्स भेज दें? मैम आज जो करवाया है वो हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में नहीं। हिंदी में मैं बोलती हूँ तो वो आप लोग उसको जोट डाउन नहीं करते हैं? मैम इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। आराम आराम से बोलूं? यस मैम। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं ना? यस मैम। स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग? यस मैम लेते हैं। यस मैम। ओके, कितने लोग लेते हैं स्क्रीनशॉट? लेते हैं मैम। ठीक है, आप लोग एसएमएस भी कर सकते हैं वहां पे, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। आज की क्लास के बारे में कुछ पूछना है? वैसे मैं नेक्स्ट मैम क्लास में पीपीटी शो नहीं होता कई बार। यस आप मैम, लोग तो मुझे आधे बता नोट्स दिया हैं, करें। आधे नोट्स नहीं, इसलिए क्या है नोट्स भेज दो मैम। इसमें पता नहीं चल पाता है। आज तो आप लोग बोल पा रहे हो, तो मुझे पता चल गया कि पीपीटी शो नहीं हो रही थी। लास्ट क्लास में मुझे आइडिया नहीं था कि पीपीटी शो नहीं हो पा रही है। मैम आज भी आज भी शो नहीं हो पाई। ठीक है, मैं अगली क्लास में इसका एक बार रिवीजन कर दूंगी। जहाँ पे भी आपको पीपीटी शो ना हो, विजिबल नहीं, तो आप लोग एक बार मुझे बता दिया करें किसी भी तरीके से, तो मैं उसको देखूंगी। क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कुछ पता नहीं चल पाता है कि विजिबल है भी या नहीं। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम क्या जी आप बताएं। अपनी पीपीटी मैम क्या आप अपनी पीपीटी हिंदी में बना सकती हैं? क्योंकि डोमेस्टिक का मुझे सभी को हिंदी में चाहिए? यस मैम। यस यस तो एक्चुअली डोमेस्टिक में तो सर आप लोग जब आगे जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? अलग अलग सबके रेट हैं। हाँ, और थोड़ा आपको थोड़ा ये जो सा रेट चला कोशिश हुआ करनी वो चाहिए ना। मैं मैच हिंदी नहीं में करता, भी उसको जो बोलती आपको हूँ, डोमेस्टिक है, बट वो और रेट आपको कुछ मैच नहीं कर शब्द हैं तो पाएंगे। इंग्लिश में ही लिखेंगे तो वो वहीं पे समझ जाएंगे। हिंदी में तो उनका मतलब फिर और भी ज्यादा समझ नहीं आ पाएगा। मैम नोट डाउन तो करते हैं पर जो कुछ ठीक पॉइंट्स है, हैं मैं वो भी रह कोशिश जाते हैं। करूंगी अपनी तरफ से। मैम क्वेश्चन है मेरा। एक्चुअली उनका एक स्टाफ है, उनका वो डोमेस्टिक ऑपरेट करता है और बाकी सब वो लोग इंटरनेशनल करते हैं। जी एक्चुअली आपको बताएं। पता है डोमेस्टिक मैम मेरा क्वेश्चन है। पूछना है बस, उसी का माइक ऑन रहने दें और बाकी सभी अपना माइक म्यूट कर लें। मैम आपने जो बताया था भारत का जो यूनियन बजट जो पहले लागू हुआ था वो उनका नाम क्या था जिन्होंने किया था? ये आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? नो मैम।
लास्ट क्लास में जिस किसी को भी प्रॉब्लम है आज की क्लास के बारे में, तो अगली क्लास में वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से रिपीट करूंगी, ठीक है? ओके मैम। आपने कहा यूनियन बजट में जिसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम बजट को पेश किया था, ये आप पूछना चाह रहे हैं? यस मैम। R.K. षणमुखम, RKSHANMUKHAM और चेट्टी CHETTY 26 नवंबर 1947 को पहली बार पेश किया गया था। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, हेलो। अगली क्लास आप लोगों की परसों होगी, तो परसों आप लोगों में से जिस किसी को भी कुछ पूछना है तो और पूछ सकता है। ओके मैम। ओके, थैंक ओके, यू थैंक यू एवरीवन। मैम। और क्या हाल है? किसी के पास कोई ग्रुप है क्या इस क्लास का या फिर कोई अलग क्लास का? वही तो बोल रहा था मैम से पूछने के लिए कि कोई ग्रुप बना दे मैम, जिसमें हिंदी में सेंड करेगी मैम। मैम ने सब ग्रुप बना रखा है। मैम ने पर ग्रुप मैं कहाँ बना? पर मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। प्लीज अगर कोई भी ग्रुप है तो उसमें ऐड करवा दो। तीन तीन सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का तो ग्रुप है। 3 का है, हिंदी का और वो रजनी मैम और जया मैम का। अच्छा अच्छा, रजनी मैम वाले में मेरा नंबर ऐड करवा दो, मैं नंबर सेंड कर देती हूँ। लिंक सेंड करवा दो। और बाकी इन मैम का तो कोई सा भी पिछले क्लास का भी नहीं लिया गया है, तो इनका कैसे होगा? मैम बोल रही है कि हमेशा हिंदी में करोगे। इंग्लिश में तो मैम, इंग्लिश में तो बस देख पा रहे हैं ना, हमें हिंदी में लिखना है पेपर, इंग्लिश में थोड़ी लिखना है हमें। वही तो। मैम बोल रही कि व्हाट्सअप नहीं चलाते, तो मैम से पूछ लेना कि फेसबुक चलाती हो मैम, फेसबुक पे ग्रुप बना देंगे। हेलो मैम, मैम को कह देना कि टेलीग्राम टेलीग्राम पे बना देगी। बोला भाई, कितनी बार बोला जाए मैम को, मैम बोलती है इंग्लिश में शो कराती है मैम। बाकी और मैम जो है अब सेंड कर देती है, इंग्लिश में शो करके पीडीएफ पीपीटी और हिंदी में सेंड कर देती है मैम। टेलीग्राम के लिए मैम क्या कह रही है? वही तो पूछने वाला, आज तो ये सब बात कर रही है, ये सब किसी का लड़कियां बोल रही थी, हम शायद सुन लेती। तो फर्स्ट क्लास के अब मैं सेंड कर दीजिए मैम व्हाट्सएप पे, तो मैम ने बोला कि मैं व्हाट्सएप नहीं किया। और जिसके पास शुरू से इंग्लिश में क्लास का है स्क्रीनशॉट तो प्लीज सेंड कर दो।